अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो हम चाहेंगे आपके साथ गुफ्तगू ज़रूर करें। एक तो इदारों को में लाइन करने का जो ठेका लिया हुआ है या मामला जिस तरह हैं वो बड़ी सख्त तेज़ी से चल रहे हैं। नैब को जिस तरह हरफ तनकीद सियासी जमातों ने बनाया हुआ है, कोई मौका जाने नहीं दे रहे। ये पाकिस्तान में अंदर ही देख रहे होंगे कि जहाँ जो है ना ये ताकत का और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल जिस तरह हो रहा है वो बड़ी तकलीफ दे और परेशानी की बात है। जी बात हो रही है चेयरमैन नैब को ये बुलाने के हवाले से, यानी ये ज़ाती गरज उतार रहे हैं। ये पार्लियामानी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी ये ज़ाती गरज उतार रही है। यानी आपको डाटा चाहिए, आपका बाकी क्या काम है, क्या कंसर्न है, बाकी चीज़ों के हवाले से आप डाटा लें और काम अपना जनाएं। आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये तो इदारों को मिलाइन करने की है बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ ज़्यादती है ये सारे मसले। पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या किरदार है वो नेशनल असम्बली के रूल्स आपके सामने रख देते हैं। वो अकाउंट्स के मैटर सारे को देखना है और उनका काम जो है ना वो काम किस हद तक आना है और कहाँ तक चीज़ें जानी हैं और किस तरह मामलात को देखना है वो आपके सामने मैं पीछे बैकग्राउंड पे प्रोविजंस चला रहा हूँ, मगर ये इख्तियार नहीं है। और यहाँ वो शीरीन ईमान उठी, नवीद कमर उकरे जी कि वो इन कैमरा इजलास का कहा था और जो रिकवरीज़ की हैं उनके अदाद शुमार मांगे थे और उनका पेश कर देंगे। और बुनियादी की बात है कि कह रहे हैं हमें एक लेटर दिखाया गया कि जिसके साथ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर बदल गए हैं। क्या प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर नैब के फैसले लेंगे? आप अंदाज़ा लगाएं। ये हमारे पार्लियामेंटेरियन का हाल है यहाँ तक। और चेयरमैन नैब, वो चेयरमैन नैब को क्या करना है आपने जी? आपको इदारे के हवाले से फिगर से कंसर्न होना चाहिए। ये चेयरमैन नैब को कोई ज़ाती है मतलब जो आप लेकर चल रहे हैं? बहुत ज़्यादती है सारे मामलों में। आप देखो ना, अब यहाँ क्या एहतसाब और जवाबी सिर्फ सियासतदानों के लिए है? मैडम शीरीन रहमान, आप ज़रा सोच समझ के बात किया करें। ये 66 केसेस सियासतदानों ने जिसने इतने बड़े इदारे को बदनाम और मिलाइन किया हुआ है। और डाटा तो इकट्ठा कर लें, पार्लियामेंटेरियन है आप। और सियासतदान के लिए तो नैब इन कमरा इजलास नहीं करता। तफ्शीश और रेफरेंस से पहले बातें शुरू की जाती हैं। अब कुछ रह गया? मुझे ये बताएं इसका क्या ताल्लुक़ है उसके साथ, अकाउंट्स के साथ? ताल्लुक़ बता दें आप। यानी इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो बातें इन्होंने की हैं, अब यहीं से ना, अब देखें ना, पीएसी के ज़रिए ही अपना एहतसाब होना है। चेयरमैन नैब पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह नहीं होना चाहिए। कमाल हो गया। चेयरमैन नैब चाहती हैं सब उनके सामने जवाबदेह हों, तो क्या मतलब है? कानून ने कहा हुआ उसको। आप कहाँ से करा? आप कैसे जवाबदेही कर सकते हैं? पार्लियामेंट जो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है, नैब का कानून पढ़ लेना। यानी पार्लियामेंटेरियन का ये हाल है। अब आगे जरा सुनिएगा मसरूफ़ का। कल हर सेक्रेटरी कहेगा मैं मसरूफ़ हूँ, लिहाजा मैं जॉइंट सेक्रेटरी को भेज रहा हूँ। बता देना ज़रा आप, जब आपको बुलाया जाता है नैब में इंक्वायरी में और कानूनी तौर पर है, कितने जाते हैं हम जी फ़ौरन। और अब एक लफ्ज़ सुनिएगा, आज चेयरमैन नैब की अखलाकी अथॉरिटी ख़त्म हो गई है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये किस कैपेसिटी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आप? किस कैपेसिटी में? पार्लियामेंटेरियन है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में रहें आप, उतना ही काम करें आप। और चेयरमैन नैब डरते हैं, उनका नाम उछाला जाता है। और वफाकी कबीना के पास इख्तियार नहीं कि वो चेयरमैन नैब को पीएसी कमेटी में भेजें। कानून पढ़ लें आप, पता नहीं किसने कह दिया आपको। बड़ी चीज़ क्लियर है एंड एवरीबडी शुड नो अबाउट इट जी। और अब ज़रा सुनिएगा, सलीम मांडीवाला कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस चल रहा है। अच्छा, ये फरमाते हैं तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई जाए। अब ये सुनिएगा, और एहतसाब कमेटी में बुलाया जाए। जब तक पार्लियामेंट संजीदा होकर कोई एक्शन नहीं लेगा तब तक ये मामला नहीं चलेगा। क्या कहना क्या चाहते हैं आप सारे लोग? और चेयरमैन पीएसी को खड़े होकर एक्शन लेना पड़ेगा। राना तनवीर के बारे में बात हो रही है। अब यहीं से समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात क्या हैं। आपके सामने सिर्फ बताया है कि नैब एक कानूनी इदारा है, कानून के तहत बना है उसका, यानी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिनके बारे में आप कर रहे हैं बाकायदा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
जिसके बारे में रेफरेंस दायर हो रहे हैं, और वो कहते हैं कि उठ के आप हमारा एहतसाब ना करें। पता नहीं कानून के तहत ये किसने जो बातें की हैं, आप बता दें इसमें कौन सी पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो बातें की हैं सारी सियासी हैं और इदारे को मिलाइन करने के हवाले से है। और वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियार, काबीना के पास इख्तियार मौजूद है। भाई आपको सीधी सी बात है, जो डाटा चाहिए वो डाटा मिल जाएगा। यहाँ से नज़र आ रहा है कि आपने मिलाइन करने के लिए, हालांकि नैब के पास तौहीन अदालत का इख्तियार मौजूद है। मैं नहीं चाहूँगा इस तरह का इख्तियार नैब इस्तेमाल करे, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि सब मिलाइन हो रहा है। आगे चलते हैं। सुबह के लिए आपको पता है, यानी आज मादल खत डेट नहीं बताया मैंने आपको, आज 6 जनवरी 2020 है और जुमेरात है, और कल जुमा होगा। और राना शमीम, अंसार अब्बासी, आमिर गौरी, मीर शकील उर रहमान खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए फ़र्द जुर्म आयद होनी है। और सुनने में अब ये आ रहा है कि इस तरह का अंदिया दिया है कि शायद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस सारे मामले से पीछे हट जाएंगे। मैं नहीं समझता, ये प्रेशर भी जितना भी मर्जी हो, इस मामले में पीछे नहीं हटना चाहिए। लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। बदनीयती सामने नज़र आ गई है, हर चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ आ चुकी है। सहाफ़ी तंजीमें अपने पर प्रेशर डालनी छोड़ दें। आर्टिकल 204 पढ़ लेना चाहिए, आर्टिकल 19 भी पढ़ लें। आर्टिकल 19 में आपकी लिमिट जहाँ तक है वहीं तक है, उससे आगे नहीं है। जो काम आपने किया तौहीन अदालत के कॉन्टेक्स्ट में किया है, और इस पर बड़ी वाज़ेह तौर पर एक्शन बनता है। अब क्या हो सकती पॉसिबिलिटीज़, यानी सुबह हो सकता है कि वो क्या करें, कोई एक मुलज़िम नहीं पेश होगा ताकि फ़र्द जुर्म ना आयद हो, कि इकट्ठे नहीं होंगे ना तो फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी। दूसरा ये है अपॉलोजी नज़र नहीं आती है अभी तक। देखना राना शमीम ने ना तो अखबार के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया, ना ही चार्ल्स गुथरी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया है। वो मैंने डाटा वहाँ मैंने डिटेल मैंने सारी पता कि चार्ल्स गुथरी तो भागता फिर रहा है इधर उधर, मुझ पता फिर रहा है, क्योंकि वो ख़ास तौर पर शरीफों का आदमी है ना, और शरीफों के लिए वो काम कर रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वो माफ़ी मांग लें तो अदालत की स्वाबदीद है उनको माफ़ी मांग लें। तीसरी, अगर सारे आ जाएँ तो फ़र्द जुर्म आयद होगी, और ये ट्रायल एक तरह से शुरू होगा। किसी ने शहादत देनी है, शहादत ये नहीं होना कि केस क्या है और एफिडेविट क्या है, जनाब जस्टिस हाकिम साहब ने क्या कहा, ये नहीं होना। वो उस लिमिट हद तक होना है सिर्फ, दैट्स ऑल। जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, और एफिडेविट ओरिजिनल मंगवा चुकी है, अब तो एफिडेविट आ चुका है, और एफिडेविट में ऐसे अल्फाज लिखे नहीं जा सकते जो लफ्ज़ उन्होंने लिखे हैं। यानी वो झूठ है ना, वो सच साबित करेंगे ना, लेके आना डाटा, कहाँ से सच साबित करेंगे? उन्हें पहले ओनस उनके ऊपर है, और राना शमीम ये साबित नहीं कर सकेंगे। और राना शमीम को अगर सज़ा हो जाती है तो 30 लाख रुपया जो शहीद जुल्फ़िकार भट्टो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर ले रहे हैं, सारा जब्त हो जाएगा, सारा देना पड़ जाएगा। तो बज़ाहिर मैंने आपके सामने राना शमीम के हवाले से सुबह जो पॉसिबिलिटीज़ हैं 7 तारीख के लिए वो आपके सामने रख दी। सुनने में ये भी आ रहा है, पर मैं नहीं समझता कि जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को इसे पीछे हटना चाहिए। मैटर को खुद देखें, और अब नहीं अगर सेट कर सकेंगे ये कानून की बाउंड्रीज़, आर्टिकल 19 का इतलाक़ अगर अभी नहीं कर सकेंगे तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारा एक और फ़ैसला है, जो कि वक्त कम है, सुबह के प्रोग्राम में मैं डिस्कस करूँगा, बड़ा ज़बरदस्त है। और वो चेयरमैन नैब के हवाले से जो एक नाज़ेबा वीडियो आई थी, उसके कॉन्टेक्स्ट में पैमरा ऑर्डर चैलेंज हुआ था, वो मैंने तफसीली डिस्कस करना है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ बहुत अहम इशू पे, लॉर्ड नज़ीर के हवाले से। चौधरी तारक हमारे साथ मौजूद होंगे लंदन से, उनसे पूछते हैं कि क्या इशू है। जी, जैसे मैंने आपको कहा था, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में चौधरी तारक महमूद, चेयरमैन पाकिस्तान पैट्रियोटिक फोरम जो है यूके में, और ख़ास तौर पर क्योंकि आप लोगों की तरफ से एक क्वेरी थी, और वो बड़ी तशवीशनाक मेरे लिए भी है, आप लोगों के लिए। लॉर्ड नज़ीर अहमद को एक जुर्म में सज़ा देने जा रहे हैं, और वो लग रहा है कि यूके का जो जस्टिस सिस्टम है वो बेनकाब हो रहा है। लेकिन हमने मुनासिब समझा कि इस बारे में ज़रा हक़ाइक़ ले सकें। लॉर्ड नज़ीर साहब से भी रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह वो भी जल्द आपके साथ होंगे। लेकिन इस वक्त चौधरी तारक साहब जो कि उनके दोस्तों में से हैं और इनको केस का सारा पता है, पहले ज़रा हम समझते हैं इशू क्या। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आपको और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सबको बहुत-बहुत सलाम। मैं अपना व्यू देने से पहले ये बताना चाहूँगा कि रोदरम जो एरिया है इंग्लैंड का, वो नहायत बदनाम एरिया है। वहाँ पर 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी ऑलरेडी कन्विक्टेड हो चुके हैं सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम में। और सबसे पहले वहाँ जो प्रोसिक्यूशन हुई थी, वो जो चीफ क्राउन प्रोसिक्यूटर था उसका नाम था नज़ीर अफ़ज़ल।
उन्होंने इसका आगाज किया था और उसकी वजह से बहुत बदनाम एरिया है। और लॉर्ड नज़ीर साहब का जो कन्विक्शन हुई है, मैं समझता हूँ ये बहुत अनसेफ और अनफेयर कन्विक्शन है, क्योंकि उस एरिया के जितने भी जूरर्स उन्होंने सेलेक्ट किए थे वो सब के सब ऑलरेडी जो है ना बायस थे, पाकिस्तानियों के खिलाफ हैं। और मीडिया ट्रायल ऑलरेडी लॉर्ड साहब का हो चुका है वहां पर, और उसकी वजह से उन लोगों ने उनको कन्विक्ट किया। अगर आप पॉइंट ऑफ लॉ पर जाए ना, देयर वाज नॉट इनफ एविडेंस टू सिक्योर कन्विक्शन। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि यहाँ पर जो जजेस होते हैं वो सिक्योर करते हैं कन्विक्शन ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ, मगर ये जो ज्यूरीज होती हैं ये फैक्ट्स ऑफ लॉ पर जाती हैं। मगर मैं समझता हूँ कि लॉर्ड नज़ीर की बहुत बदनसीबी है कि उनको वहाँ की जो ज्यूरी दी गई है वो टोटली बायस थी, और उन्होंने लॉर्ड साहब को कन्विक्ट कर दिया है। और वैसे भी आप जानते हैं कि लॉर्ड नज़ीर जो है मुस्लिम उम्मा के वॉइस थे पूरे यूके से, और इनको बहुत अरसे से कोशिश की जा रही थी कि इन्हें टारगेट करने के लिए। जिस तरह इनके पीछे जूइश लॉबी पड़ी हुई थी, इंडियन लॉबी पड़ी हुई थी, और हम समझते हैं कि ही इज बीन, व्हेन यू आर अ थ्रेट यू आर ऑलवेज अ टारगेट। अच्छा, ये बताइएगा, बुनियादी तौर पर ये तो हमें भी समझ है कि अपना कई तो मीर जाफर और सादिक वहां पर मौजूद हैं। लॉर्ड नज़ीर ने कश्मीर वाले इशू में, पाकिस्तान वाले इशू में बहुत आसान तरीके से चीज़ों को टेकअप किया। और अभी तो फिलहाल नज़र यही आ रहा है कि इंडियन लॉबी और ज़ायनिस्ट या जूइश लॉबी जो है वो अपने मकासद में कामयाब होगी, और ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ा सेटबैक है। बुनियादी ये बनाइएगा, ये केस है क्या, उनके खिलाफ क्या केस बनाया गया? देखिए, सबसे पहले तो जो बीबीसी की जो रिपोर्टिंग आ रही है वो टोटली बायस आ रही है। वो कह रहे हैं कि जब ये ऑफेंस कमिट हुआ था, लॉर्ड साहब की उम्र 16 या 17 थी। ये बहुत बड़ा झूठ है। 1970 में लॉर्ड साहब की जो एज थी वो 13 थी। तो उसको वो एग्जैजरेट करके पेश किया जा रहा है। लॉर्ड साहब की एक कज़न है जिन्होंने उन पर एलिगेशन लगाया है। उनकी कज़न है जो खुद भी अ, उनका ताल्लुक एलजीबीटी से है, और उनकी शादी जो हुई हुई है वो किसी इंडियन खातून से हुई हुई है, जो लॉर्ड साहब की कज़न है। वो उन्होंने ठहरिएगा, 1 मिनट ठहरिएगा, आपने तो ये बड़ा अहम एक नुकता उठा लिया। ये पाकिस्तान के अंदर भी एक लॉबी जो है, जो एलजीबीटीक्यू जो है, ये खास तौर पर यहाँ अफसार आलम भी उन्हीं के नुमाइंदे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये इतना बड़ा नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर। मी टू कैंपेन अगर आप देख लें, मेरा जिस्म मेरी मर्जी देख लें आप, और खास तौर पर अभी आपने अली जफर जो अब सिंगर है उनके अगेंस्ट जो ये सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो इसका मतलब तो फिर बड़ा वाज़ेह हो गया कि ये इंटरनेशनली ये लोग हैं जो इस सारे मैटर को टेकअप किया हुआ है, और वो एक एजेंडे के तहत चल रहे हैं। ये तो इसका मतलब है ये तो बिगर प्लान है। ना सिर्फ ना सिर्फ इंडियन और ये ज़ायनिस्ट लॉबी, तो ये तो फिर कई पाकिस्तानी भी होंगे जो खास तौर पर जो इस एजेंडे को लेकर चलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा है, लॉर्ड साहब की जो कज़न है वो खुद भी गे है, और उन्होंने शादी की हुई है एक इंडियन खातून के साथ। और हम समझते हैं कि लॉर्ड साहब की कन्विक्शन पर और इनको बदनाम करने में इंडियन लॉबी का बहुत बड़ा हाथ है, एंड बैक्ड बाय द जूइश लॉबी। इसमें कोई शक नहीं है, और लॉर्ड साहब ये जानते थे कि उन्हें किसी न किसी स्टेज पर टारगेट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह खुलकर लॉर्ड नज़ीर फ़लस्तीन के लिए बोलते थे, इराक के लिए बोलते थे, सीरिया के लिए बोलते थे, व्हेन यू आर अ थ्रेट यू आर ऑलवेज़ अ टारगेट। तो ये सुप्रीमेसी शो करना चाहते थे, और जितने भी ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हैं यूके में, उनके लिए एक बड़ा पैगाम है कि कीप योर माउथ शट, वी कैन मेक यू, वी कैन ब्रेक यू। एंड आई थिंक लॉर्ड नज़ीब को जो है वो कंस्पिरेसी के तहत टारगेट किया गया है। अच्छा, ये तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आपने ये बात भी कह दी। तो मैं यहाँ पर यूँ कहूँगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी जितने हैं, जैसे आप पाकिस्तान पैट्रियट फोरम है या बाकी लोगों पे, ये प्रोटेस्ट के लिए उस तरह क्यों नहीं आए? और पाकिस्तान हाई कमीशन या हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का वो मुझे नज़र नहीं आ रहा रोल। यानी इस मामले तो सारों को इकट्ठा होना चाहिए था। सीरियस इश्यू था ये वाला। देखिए, जो पहला ट्रायल जज था ना, जेरेमी रिचर्डसन क्यूसी,
ही वाज द मोस्ट सीनियर जज इन शेफील्ड। जब उसने ये केस देखा था लॉर्ड नजीर का, और उसने कहा था कि ये केस बहुत वीक है, और उसने इस केस को थ्रो आउट कर दिया था। और उसने कहा था कि जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है उन्होंने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया डिफेंस के साथ, और ये केस बहुत वीक है। उन्होंने इस केस को थ्रो आउट कर दिया, बट जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है वो कोर्ट ऑफ अपील में चली गई। वहां से जाकर उन्होंने ये विन कर लिया कि लॉर्ड नजीर शुड स्टैंड और रीट्रायल। मगर हम बड़े पुर उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह, अब ऑब्वियसली लॉर्ड साहब की जो लीगल टीम है वो कोर्ट ऑफ अपील में जाएगी अगेंस्ट द कन्विक्शन, और वहां 3 मोस्ट सीनियर जज बैठेंगे और वो पॉइंट ऑफ लॉ पर फैसला करेंगे, और वो देखेंगे क्या लॉर्ड नजीर को फेयर ट्रायल मिला या नहीं मिला, क्या ज्यूरी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मीडिया। वो सब चीजों की बारीकी से देखने के बाद मैं बड़ा पुर उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह लॉर्ड नजीर साहब की जो कन्विक्शन है वो ओवरटर्न हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया चौधरी तारक महमूद साहब। लॉर्ड नजीर साहब के साथ हमारी हमदर्दियां मौजूद हैं, और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ यूके में हमारे जो भी पाकिस्तानी हैं वो सारे मामले में उनका साथ दें। ये बड़ी ज्यादती है, नजर आ रहा है, बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये बायस्ड है, टारगेटेड है, और इसका मकसद एक पाकिस्तानी आवाज को मारना है, उसको दबाना है, और हमें इसके खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए। जी, आपने सारी लॉर्ड नज़ीर के हवाले से ये गुफ्तगू सुन ली है। बड़ी ज़्यादती हो रही है। उम्मीद है मौजूदा हुकूमत पर सख्त एक्शन लेगी और लॉर्ड नज़ीर के साथ खड़ी होगी। प्रोग्राम से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।